आज 6 महीने की बच्ची, 6 माह की बच्ची, 2 दिन की बच्ची, 14 महीने की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 50 साल की वृद्धा और 80 साल की वृद्धा भी इस अपराध के शिकार है। जहां रास्ते में, जहां घर में, जहां हॉस्पिटल में, कॉलेज में, स्कूल में, हम नहीं जानते, जहां भी स्त्री जाएगी उसके साथ शोषण और बर्बरता हो रही है। आज ये हमारे सामने स्पष्ट है। ये जो भूमि है, हम कहते हैं ये क्रांतिकारियों की भूमि है, हम कहते हैं ये योद्धाओं की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, लेकिन आज इसी भूमि की अवस्था ऐसी है कि हम कह तो देते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, लेकिन वो जो गुरु वाला शब्द है ना, वो भारत के चरित्र में आज देखने नहीं मिल रहा। मेरा विषय है मैरिटल रेप, सत्य या प्रोपेगेंडा। सबसे पहले तो आज भारत में रेप, बलात्कार, ये जो शब्द है, इससे मुझे किसी को भी परिचित करवाने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या होता है। आपको पता ही है, क्योंकि आज 6 महीने की बच्ची, 6 माह की बच्ची, 2 दिन की बच्ची, 14 महीने की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 50 साल की वृद्धा और 80 साल की वृद्धा भी इस अपराध के शिकार है। जहां रास्ते में, जहां घर में, जहां हॉस्पिटल में, कॉलेज में, स्कूल में, हम नहीं जानते, जहां भी स्त्री जाएगी उसके साथ शोषण और बर्बरता हो रही है। आज ये हमारे सामने स्पष्ट है। उसमें आज का विषय आया है मैरिटल रेप। अब ये मैरिटल रेप है क्या? जब एक स्त्री पुरुष विवाह के संबंध में होते हैं और जब वो संबंध बनाते हैं या बंधन में बंध जाते हैं तो उसे विवाह कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का जो विवाह कहा जाए वो तो बंधन का विषय है, वो ज्ञान का विषय है, वो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाने का विषय है। वहां अपने अधिकार कम दिखाए जाते हैं, अपने कर्तव्य ज्यादा निभाए जाते हैं। लेकिन आज का जो विवाह है, जिसे हम विवाह कहेंगे, ये भोग प्रदायक हो गया है। एक दूसरे ने, स्त्री ने पुरुष को भोग समझा और पुरुष ने स्त्री को भोग समझा, और हुआ ये कि इसमें शोषण हुआ। शोषण किसका हुआ? तो स्त्री का शोषण हुआ। इस मैरिटल रेप सब्जेक्ट के आगे एक और शब्द लगा है जो मेरे विषय में है, सत्य या प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा पर बाद में आएंगे, पहले सत्य पर बात करते हैं। सत्य यह है कि यदि आज वर्तमान समय में भारत में यदि गणना की जाए, वैसे तो WHO के और वर्ल्ड बैंक का डेटा बोलता है कि पूरे विश्व में 32% महिलाएं मैरिटल रेप के शिकार हैं। और ये वो डाटा है जो मेंशन होता है, जो महिलाएं बोल देती है। हमारे पास ऐसा डेटा है, क्योंकि मैं एक PTSD काउंसलर हूं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। ये डिसऑर्डर क्यों होता है ये भी बताऊंगी मैं। मेरे पास मैंने ऐसे केस देखे हैं जिसको सुनने के बाद आत्मा कांप जाती है। हम बड़े बड़े टीवी पे जो न्यूज देखते हैं, हम सबके लिए कहीं ना कहीं आज आने वाली न्यूज स्क्रोलिंग का विषय बन गई है कि एक न्यूज आई, हाँ दिल्ली में 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, अरे हो गया। यहां 14 महीने की बच्ची का बलात्कार हुआ, हो गया। तो ये जो चीजें है ना, हम अवेयर नहीं है इस चीज से। तो सबसे पहले तो मैं उस चीज पर बात करूंगी कि लिखित डेटा जो हम बात करते हैं वो 32% है, लेकिन यदि हम घर घर जाकर काउंसलिंग करें तो शायद ये डेटा 80% हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे ट्राइबल एरियाज भी देखे हैं जहां 200 रुपए में बच्चियों को बेचा जाता है। एक बच्ची को मैं भोपाल से रेस्क्यू करके लेकर आई थी, उसके पिता ने शराब की लालच में केवल 200 रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया था। सोचिए, 200 रुपए तो कुछ लोगों का पानी भी नहीं आता 200 रुपए में, वो 200 रुपए के लिए अपनी बेटी को बेच रहे हैं। और यही अवस्था है कि विवाह में भी यही चीजें हो रही है। आप सब ज्ञानी हैं, बहुत अधिक इस विषय को खोलकर मैं बोलूंगी तो कुछ शब्द सही नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बताना चाहूंगी कि मेरे पास 3 केस आए थे मैरिटल रेप के, जिसमें एक महिला थी जिनके पति द्वारा उनका बुरी तरह शारीरिक शोषण किया गया था, और ऐसे किया गया था कि अमानवीय रूप से शारीरिक संबंध बनाए गए थे। अब अमानवीय रूप और मानवीय रूप ये आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन वो अमानवीय कृत्य इतना दुर्व्यवहार वाला था कि उस महिला का पूरे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो पूरे डैमेज हो चुके थे। उसके 2 बच्चे थे, वो मेरे पास आई थी, उसमें से एक लड़की थी। उसने कहा मेरा पति शराब पीने के बाद ऐसी चीजें करता है, और यदि मेरी बेटी मेरे घर में रही ना तो ये मेरी बेटी के साथ भी करेगा, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की कोई व्यवस्था कर दीजिए। उनकी बेटी की हमने व्यवस्था की, CWC के थ्रू उस बच्ची को हमने जगह दी, रहने के लिए दिया, स्कूल में पढ़ने लगी वो बच्ची।
लेकिन उस महिला का क्या? उस महिला को मैंने बहुत कहा आप केस लड़ो, आप करो कुछ। बोले मैं केस लड़के करूंगी क्या? बोले क्योंकि ये जो मेरे साथ अपराध कर रहा है ये कानून की दृष्टि में अपराध नहीं है। आज भी आप देखो तो भारत में मैरिटल रेप अपराध नहीं है। अपराध कब तक है? 18 वर्ष से छोटी यदि हो तो आप करें तो वो मैरिटल रेप है, वो अपराध है। लेकिन 18 से बड़ी हो, अब तो विवाह ही 22-25 के बाद होता है, तो फिर क्या कहेंगे? आज लोग बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लोग, अनिरुद्ध महाराज जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि स्त्रियां यहां मुंह मारती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन एक साथ में ये चीज बोलना चाहूंगी, क्या केवल स्त्री अकेले मुंह मारती है? उसमें पुरुष भी सम्मिलित होता है। तो क्यों हमेशा ऐसा होता है? मैं हमेशा एक बात बोलती हूं कि इस देश के ज्ञानियों को छोड़कर, अभी आचार्य प्रशांत जी है, योगेश भारद्वाज जी है, इन जैसे लोगों को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी बेरोजगार पुरुष है ना, वो स्त्री के चरित्र का आकलन करने बैठे हैं। स्त्री कैसी होनी चाहिए, आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए, आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, आदर्श गृहस्थी निभाने वाली स्त्री कैसी होनी चाहिए। लेकिन यदि स्त्रियों की समस्याओं पर बात करने बोल दे तो कोई बात नहीं करेगा। कल हमारे बीच मोदी जी आए थे, आचार्य प्रशांत जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। एक पिटीशन मैंने डाली थी, रॉर पिटीशन, क्योंकि चाहे हम मैरिटल रेप की बात करें या रेप की बात करें, मेरे लिए दोनों एक है। विवाह का अर्थ होता है बंधनों में बंधना, मतलब एक दूसरे के लिए कर्तव्यों में बंधना। लेकिन आज विवाह का अर्थ है भोग में बंधना। आज यदि एक स्त्री और एक पुरुष एक विवाह में है और यदि वो उनकी रुचि के अनुसार का विवाह, रुचि मतलब भोग नहीं, कर्तव्य प्रधान वाला है कि एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाया जा रहा है, प्रसन्नचित है, तो विवाह समझा जाएगा। अन्यथा वो केवल और केवल बेड़िया है। और आज हमारा समाज केवल स्त्री और पुरुष को बेड़ियों में बांध रहा है। उस पर जो बच्चे वाली बात की कि बच्चे पैदा करने के लिए इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि बता ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए ऑनलाइन सोशल मीडिया की बातें बहुत अलग है, ये जो फेमिनिज्म वाली बात हो रही है ये बहुत अलग है। ये फेमिनिज्म वालों को वास्तविक जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं। ये व्यस्त है कपड़े उतारने में। मैं ये नहीं कहती कि महिलाओं की गलती है, पुरुषों की गलती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो फेमिनिज्म वाले हैं, मैं फेमिनिज्म की कभी विरोधी नहीं हूं। मुझे बोला जाता है कि आप फेमिनिज्म के लिए बोलो, आप इनका विरोध करो, मैं विरोध नहीं कर सकती। क्योंकि विदेशों में जब फेमिनिज्म रेज हुआ था ना, जब वो आया था वो मूवमेंट, तब ये स्थिति थी कि वहां पे विच हंटिंग के नाम पे हजारों महिलाओं को चुड़ैल बोलकर जला दिया गया था। वहां एफजीएम किया जाता था, फूड माइंडिंग की जाती थी, पैर तोड़ दिए जाते थे ताकि वो पुरुषों पर निर्भर कर रह सके। और उस समय से लड़ने के लिए महिलाएं आगे आई, उन्होंने युद्ध किए और फिर एक फेमिनिज्म मूवमेंट लेकर आए। लेकिन आज भारत का फेमिनिज्म केवल और केवल स्त्रियों को कपड़े उतारना सिखा पाया है और कुछ नहीं सिखा पाया। भारत का फेमिनिज्म यही कर रहा है कि तुम्हारी मर्जी, तुम स्त्री हो, तुम्हारी मर्जी, जानवर की तरह घूमो, उतारो अपने कपड़े, कौन तुम्हें क्या बोलेगा, क्योंकि मर्यादा जैसी चीज तो इनके लिए होती ही नहीं है। चलिए ये हुआ फेमिनिज्म का पक्ष। लेकिन जिस अपराध की मैं बात कर रही हूं कि मेरे पास केस आते हैं, मैं कोर्ट में भी बैठती हूं, जब मैं काउंसलिंग के लिए साथ में बैठती हूं तो मैंने कोर्ट में होने वाले प्रश्नोत्तरी सुनी है। यदि आप सुनेंगे तो आपके कानों से खून निकल जाएगा। एक महिला, एक बच्ची, 17 साल की एक बच्ची, जिसको किसी बलात्कारी ने खंजर लेकर सीने से फाड़ दिया है, यहाँ उसको स्टिचिंग लगी है, और वहां वकील साहब उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, कितने लोगों ने किया, कहां कहां छुआ, कैसे छुआ, उस समय तुम्हें क्या अनुभव हो रहा था। एक बलात्कार पीड़ित से इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं भारत में। सोचिए, जब कोई दूसरा व्यक्ति आके बलात्कार कर रहा है और इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है तो स्त्री वहां पे झिझक रही है, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है। आप देखो, स्त्रियों को सिखाया जाएगा, मैं कहती हूं कि मर्यादा में रहना चाहिए, सम्मान से रहना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को केवल शारीरिक कंसंट्रेशन दिखाया जाता है, उनको शारीरिक स्तर पर उनको केंद्रित कर दिया जाता है, इतना केंद्रित कर दिया जाता है, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ये शक्ल सुधारो, कान में कुछ पहनो, बाल बना लो, चेहरे पे कुछ लगा लो। ये हमेशा से चला आ रहा है और ये हो रहा है पिछले 100 सालों में या पिछले 10 सालों में मैं कहूं तो ये इस स्तर तक बढ़ गया है कि इनकी जो कंपनियां हैं, ये जो विदेशी कंपनियां कपड़े बनाती है महिलाओं के, ये जो मेकअप प्रोडक्ट बनाते हैं, आप इनके प्रोडक्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि महिलाओं के साथ बड़ा एक दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके ऊपर ये अत्याचार है। ये एक ऐसा अत्याचार है जो दिखाई नहीं देता। और उसके बाद ये बनाने वाले कौन है? हम कहते हैं ये फेमिनिज्म वाले कपड़े उतारते हैं। ये उतारते किसके लिए हैं? इसके पीछे है पुरुष।
एक बलात्कार पीड़ित जो स्त्री है वो अपना बारे में नहीं बता सकती, वो अपना वर्णन नहीं कर सकती, वो क्या उस घटना का वर्णन करेगी। वो इतने ट्रॉमा में होती है कि मेरे सामने 2 बच्चियों की काउंसलिंग मेरे पास चल रही थी। ये 2023 का केस है। एक बच्ची की काउंसलिंग चल रही थी। आधी रात को 3 बजे वो उठी, उसने मुझे 1 बजे कॉल किया, बोला दीदी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, खूब रोई। मैंने उसको प्यार से बोल के सुला तो दिया, लेकिन सुबह मुझे पता चला 7 बजे की रात में उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। और लिख के लेटर लिखा था। लेटर में ये लिखा था उसने कि दीदी मैं नहीं मानती कि ये जो न्याय व्यवस्था है, ये जो न्याय प्रणाली है, ये कभी मेरे बलात्कारी को दंड दे पाएगी। ये दंड को, ये अपराध को अपराध समझते ही नहीं है। और जो प्रश्न मुझसे किए जा रहे हैं वो इतने घटिया, इतने वाहियात हैं। और उस बच्ची के साथ जो अपराध हुआ था वो एटीएम के पास में हुआ था, उसमें कैमरा वहां लगा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थी। फुटेज अवेलेबल होने के बाद भी उस बच्ची को आत्महत्या करना पड़ गया। तो सोचिए कि जिसके बारे में नहीं पता, जो कोई एक व्यक्ति मार्ग से आ रहा है और बलात्कार करके जा रहा है, ऐसे में जिस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ है, यदि वो पुरुष उसके साथ कुछ ऐसा करता है और वो स्त्री यदि रिपोर्ट लिखाने जाती है, तो हमारा समाज क्या बोलता है? ये स्त्री, इसको तो कोई संस्कार नहीं है, अपने पति के शरण में रहना चाहिए, पति का विरोध करती है, उसको ऐसे बोल दिया जाता है। प्रोपेगेंडा तो बहुत दूर की बात है कि 2% स्त्रियां इसको प्रोपेगेंडा बना रही हो। अभी आपने देखा होगा केस आए थे राजा रघुवंशी, एक लड़का था इंदौर का, उसकी पत्नी उसको मेघालय लेके गई, वहां ले जाके उसको धक्का मार दिया। उसके बाद सोशल मीडिया अचानक से जागरूक हो गया, पुरुष प्रधान समाज वाले इस तरीके से जागृत हो गए, लिखने लग गए, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई फायदा नहीं है, अच्छा था हमारे पूर्वजों ने इनको घूंघट में रखा। अरे हमारे पूर्वजों ने तो विदुषिया बनाया, हमारे पूर्वजों ने तो क्रांतिकारी बनाया, हमारे पूर्वजों ने तो रानी दिद्दा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अबका चावटा, अपाला घोषा और कैसी कैसी विदुषियों को बनाया। हमारे पूर्वज कभी ऐसे नहीं थे। यदि मैं महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करूं तो ये एक ऐसे महापुरुष है, यहां खड़ी हूं इसलिए नहीं बोल रही हूं। मेरे जीवन जब से मैं 15 साल की थी, मैंने पौराणिक संस्थाओं में खूब जीवन बिताया है। मैंने ऐसी जगहों से लड़कियों को निकाला है कि आप उनको आश्रम बोलेंगे, आप उनको धार्मिक संस्थान बोलेंगे, लेकिन उन धार्मिक संस्थानों के अंदर स्त्रियों का शोषण होता है। आप 11वां समुल्लास पढ़ेंगे ना, आपने पढ़ा होगा, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी प्रतीत होते हैं। जब 11वां समुल्लास हम पढ़ते हैं ना, तो वो 11वां समुल्लास मैंने जिया है, मैंने देखा है, मैंने वो अपराध और अपमान देखे हैं। सोचिए जहां धर्म शब्द लग जाए उसके बाद भी अपराध रुक नहीं रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में आपको जो दिखता है, जो बताया जाता है कि महिलाओं को आजादी नहीं देनी चाहिए थी, आजादी दे दी तो ये दुरुपयोग कर रही है? अरे क्या दुरुपयोग कर लिया? जिस समाज में स्त्री को स्त्री होने के कारण अपराध हो रहा है, आप देखिए पुरुष आधी रात को कहीं जा रहा है ना, उसका बलात्कार नहीं होगा। स्त्री का अपराध इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो स्त्री है। आज आपको पता हो ना पता हो बता देती हूं, नागपुर में हम नवरात्रि मनाते हैं। हमारे देश में देवी प्रतिमा की, मूर्ति की स्थापना होती है, पूजा होती है। हम बड़ा ये मानते हैं, धार्मिक मानते हैं खुद को, और धार्मिकता के तौर पर हम मूर्तियां बिठाते हैं। नागपुर में यह हुआ कि एक अपराधी मानसिकता के व्यक्ति ने, जिसने पहले एक कुतिया का बलात्कार किया था, उस व्यक्ति ने जहां पंडाल लगा था, दुर्गा मां की प्रतिमा थी, वहां आके दुर्गा की प्रतिमा के साथ अश्लील हरकत की। सोचिए ये वासना इतने हद तक बढ़ चुकी है कि ये देवी की मूर्ति, जिसे देवी कहा जाता है, उसके साथ शोषण करने से नहीं कतराती, तो इनके लिए 2 माह की बच्ची उसके लिए सम्माननीय होगी? उसके लिए क्या भाव रखेगा? एक और बात बताऊं तो सिलिकॉन की गुड़िया मिलती है अमेज़न पे, आप कभी सर्च करें, हालांकि कीजिएगा मत। जैसा स्त्री का शरीर होता है ऐसे कोमल शरीर वाली गुड़िया बेची जा रही है। 60,000 70,000 में सिलिकॉन डॉल मिलती है। क्यों? ताकि इसके साथ जैसा चाहे वैसा बलात्कार करो, जैसा चाहे वैसी हिंसा करो। पुरुषों ने मैं देखिए पुरुष बोलती हूं तो सारे पुरुष अपने आप को गिन लेते हैं, लेकिन मैं उन पुरुषों के बारे में नहीं बोल रही हूं कि जो इस प्रकार के नहीं हैं और अपने गिरेबान में सबको पता है कि हम क्या है। तो जो पुरुष इस प्रकार के हैं, मैं पुरुष नहीं कहूंगी, नपुंसक कहूंगी ऐसे लोगों को, कि जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए संयम नहीं रख सकते। हमारी संस्कृति क्या बोलती है? बड़े बड़े धार्मिक लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी वैसी। भारतीय संस्कृति की बात करूं तो यह ब्रह्मचर्य की बात करती है। तो सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए, फिर गृहस्थ पालन होना चाहिए, वानप्रस्थ पालन होना चाहिए और संन्यास पालन होना चाहिए। लेकिन ये चारों ही मुझे कहीं होते दिखाई नहीं देते। आज अपराधों की कड़ी ऐसी लगातार है कि मैं यदि आपको अनुभव सुनाऊं तो शायद मैं 4 घंटे तक आपको अनुभव सुनाते रह जाऊंगी, क्योंकि उनकी वो पीड़ा मैंने अपनी आंखों से देखी है।
और सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या ये वही भारत है जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की परंपरा थी। ये वो भारत तो कभी नहीं है, और भारत विश्व गुरु तो बिल्कुल भी नहीं है, और कब बनेगा मैं ये भी नहीं बोल सकती, और ये सच है। अपने आप को भ्रम से, इल्यूजन से बाहर निकालिए कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु तब बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जागरूक करने को अपना कर्तव्य समझता होगा। लेकिन आज हमारा कर्तव्य है, हम दूसरे को जागरूक करना चाहते हैं, हम दूसरे को बताना चाहते हैं कि देख तू ऐसा कर, तू वैसा कर। हम स्वयं के कर्तव्य नहीं जानते, और जब तक हम स्वयं के कर्तव्य नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरों के अधिकारों का हनन करते रहेंगे। मैं एक बात करूं तो अपराध हमारे लिए आज बात करने का विषय नहीं है, ये कार्य करने का विषय है। चाहे मैरिटल रेप हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। मैंने 13 बच्चियों को तस्करी से निकाला, उसमें से जब एक बच्ची को निकाला तो उसके शरीर पर फंगस लगी थी। फंगस आप समझ सकते हैं, जैसे खाने में सड़न लगती है, शरीर पे धब्बे धब्बे थे और उसमें सड़न लगी थी, कीड़े लगे हुए थे। बोले दीदी मुझे पता है कहाँ रखा था, सेप्टिक टैंक होता है ना, वो जो शौच वाला टैंक है वो खुला था। बोले उसमें एक रॉड करके मुझे बांध दिया गया था क्योंकि वहां रेड पड़ते रहती है। वो लटकी हुई थी और बोले कीड़े काट रहे थे शरीर से, इतनी यातना की शिकार थी वो बच्ची। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये रोज का है। मेरे पास ऐसे रोज 4 केस आ जाते हैं, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। बात करूं लव जिहाद की तो रोज ऐसे केसेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हम लव जिहाद पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लव जिहाद होता क्यों है? हमारी मूल संस्कृति जिसे कहा जाता है, क्या हमने उस संस्कृति का ज्ञान अपनी बेटियों को दिया? और बेटियों को छोड़ो, क्या हमने अपने बेटों को दिया? हमने नहीं दिया। और यही कारण है मूल से आज स्त्री पुरुष से लड़ रही है, पुरुष स्त्री से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सब उस संयम की संस्कृति को, उस स्वतंत्रता की संस्कृति को भूल चुके हैं। हम दूसरे के अधिकारों के हनन को अपनी स्वतंत्रता समझते हैं, जबकि स्वतंत्रता तो यह है कि व्यक्ति आत्मनियंत्रण करे। आज मैं मार्ग से चल रही हूं, मैं किसी के अधिकारों का हनन ना करूं, मैं किसी को भोग की दृष्टि से ना देखूं, यह है आत्मनियंत्रण। और जब एक व्यक्ति में स्वयं में आत्मनियंत्रण नहीं है, वो दूसरे को कैसे बोल सकता है कि तेरे कपड़े इसका कारण है, तेरा चलना इसका कारण है। मैं देखती हूं बहुत सारे ऐसे आते हैं कि पत्नी को मारना पीटना, बोले 2 रापट लगा दिया तो क्या होता है? तो फिर पत्नी भी यदि कहीं से धक्का दे दे तो क्या होता है? देखिए, क्योंकि ये स्त्रीवाद या पुरुषवाद की संस्कृति नहीं है, ये मानववाद की संस्कृति है, ये मानवता की संस्कृति है। यदि आप एक जेंडर के ऊपर यदि आप आघात करेंगे, आप सोचेंगे कि कोई पुरुष है तो चलिए स्त्रियां है जो फेमिनिज्म वाली है वो ये बात करती है, पुरुष है तो इन पुरुषों को रास्ते से हटा दो। पुरुष सोचते हैं कि स्त्री ज्यादा बोल रही है, इसको रास्ते से हटा दो। दोनों एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं। लेकिन यदि संस्कृति की बात करूं तो ये सब होता क्यों है? थोड़े से अंत में 2-3 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है समय हाँ जी 4 मिनट बचे हैं। तो ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति सबसे पहले तो संयम की संस्कृति है, ये स्वतंत्रता की संस्कृति है, ये धर्म की संस्कृति है। और धर्म अपने आप में, यदि आप धर्म के सिद्धांतों का, धृति क्षमा और दम का यदि हम पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो ये वो धर्म है जो हमें पालन करना है।